आज हम बात करेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की। जैसे कि पहला है, भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत कब हुई थी? हुआ क्या था कि 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के राजनीतिक नियंत्रण को कंट्रोल कर लिया था। यह सिर्फ व्यापार का दबदबा नहीं था, इसके साथ क्या क्या हुआ था, यहीं से अंग्रेजों की शुरुआत, राजनीतिक शासन की शुरुआत मानी जाती है। तो क्या इसका सही आंसर क्या होगा? 1757 के ब्रिटिश शासन की शुरुआत कब से हुई? 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद। अब हम दूसरा एमसीक्यूज देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है 1600, क्योंकि 31 दिसंबर 1600 में जो रानी एलिजाबेथ थी, उन्होंने चार्टर दिया था, एक व्यापारी कंपनी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। क्योंकि पुर्तगाल जो थे वो पहले से ही व्यापार वगैरह कर रहे थे इंडिया के साथ, और इसी चीज़ को देखते हुए जो ब्रिटिशर्स थे वो पीछे नहीं रहना चाहते थे। स्टार्टिंग में तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो उद्देश्य था केवल और केवल व्यापार करना था, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई तो उसके जो उद्देश्य थे वो भी बदलते गए। तो उसका बाद में उद्देश्य बन गया था राजनीतिक ताकत को इकट्ठा करना, राज करना, रूल करना इंडिया पर। अब आगे देखते हैं, तीसरा क्या है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री कहाँ लगी थी? आखिर हुआ क्या था कि कंपनी ने 1613 ईस्वी में आसपास सूरत में अपना पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, क्योंकि सूरत उस समय एक बहुत ही बड़ा बंदरगाह था और व्यापारिक केंद्र भी माना जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूरत, जो कहाँ है? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में है। अब चौथा एमसीक्यू देखते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन की नींव किस युद्ध के बाद रखी गई? ये प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। और यहीं से क्या हुआ था? ब्रिटिश शासन की नींव रखी गई इसी युद्ध के बाद, क्योंकि जो राजनीतिक ताकत थी उनके हाथों में आने लगी थी थोड़ी थोड़ी। और कंप्लीट रूप से कब आई थी? बक्सर के युद्ध के बाद, जो कब हुआ था? 1764 में। तो इसका सही आंसर कौन सा है? 1757, प्लासी के युद्ध में। अब पांचवा एमसीक्यू देखते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, जैसे कि मैं पीछे बता चुका हूँ। बक्सर। अब आता है एमसीक्यू नंबर 6। ये क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? हम इसके बारे में पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, अभी मैंने पॉलिटी वाले सेशन में डाल रखा है रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में ही, सुबह ही डाली है वीडियो। तो ये कब पारित हुआ था? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, जब ब्रिटिश संसद ने कंपनी के ऊपर अपना अधिकार जताया था। इससे कंपनी के जो प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार की निगरानी शुरू हो गई थी, मतलब वो अपना कहीं ना कहीं कंट्रोल लेना चाहती थी। किस पर? ईस्ट इंडिया कंपनी पर। अब सातवां देखते हैं एमसीक्यू, ये कौन सा है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी और भारत के बीच ना शक्तियों का बंटवारा किया था, और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाकर राज्य की मजबूत निगरानी सुनिश्चित की थी। क्योंकि कुछ ना कुछ कमियां रह गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, तो उन कमियों को दूर किया गया था, और ये कब पारित हुआ था? 1784 में, है ना। अब आएगा एमसीक्यू नंबर 8। इसमें क्या दे रखा है, चार्टर एक्ट 1813 का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसमें क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त करना। सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? यही था, क्योंकि 1813 से पहले कंपनी को भारत और चीन दोनों के साथ व्यापार करने की मोनोपोली थी। एक इस एक्ट ने क्या करा, चीन के साथ व्यापार, चाय के साथ व्यापार को छोड़कर भारत के साथ सभी व्यापार को सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोल दिया था, कि उसके बाद चीन के साथ और चाय का व्यापार कोई भी कर सकता है। यानी भारत के साथ व्यापार अब कोई भी ब्रिटिश नागरिक कर सकता था, और भारत आने जाने और व्यापार करने की भी अनुमति मिल गई थी। इसे भारत के साथ व्यापार का उदारीकरण भी बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? कंपनी का व्यापार एकाधिकरण समाप्त करना। अब हम आगे बात करेंगे नौवे एमसीक्यूज की। इसमें क्या दे रखा है, ये है, भारत का गवर्नर जनरल का पद कब बनाया गया? हुआ क्या था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था
1700 कब आया था? 1773 में आया था, है ना? इसमें क्या हुआ था, इसमें एक पद बनाया गया था गवर्नर जनरल, और पहला कौन बैठा था पद पे? वॉरेन वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स बैठा था। अब हुआ क्या था, इसी एक्ट को, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा इसी पद को बदलकर क्या कर दिया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था। तो ये कब हुआ था? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 10वां एमसीक्यू आता है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग बेंटिंग अब हम आगे बात करेंगे। अब 11वां एमसीक्यू है, चार्टर एक्ट 1853 का विशेष प्रावधान क्या था? इसमें क्या हुआ था, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसका गठन हुआ था, है ना? और ताकि ये क्यों हुआ था? ताकि कानून बनाने और प्रशासनिक कार्यों में सलाह और सुधार हो सके। अब 12वां एमसीक्यू आता है, भारत में सरकार अधिनियम 1858 के तहत शासन किसे मिला? अब 1857 की क्रांति के बाद कंपनी का जो शासन था वो खत्म हो चुका था, जिसके बाद सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई थी सत्ता। इसका मतलब था कि अब ब्रिटिश सरकार ही भारत चलाएगी। तो उसके बाद क्या हुआ था? ब्रिटिश क्राउन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश क्राउन। अब देखते हैं, भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग 1898 के बाद पहले वायसराय बने। उन्होंने 1857 के बाद शांतिपूर्ण संक्रमण का प्रबंधन किया और प्रशासनिक सुधारों को आगे बढ़ाया था। अब 14वां, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत क्या हुआ? अब 14वां सवाल आता है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत क्या हुआ था? इसमें क्या हुआ? 1858 के बाद पहला बड़ा संवैधानिक सुधार माना जाता है 1861 का अधिनियम, क्योंकि इसमें भारतीयों को पहली बार ब्रिटिश शासन में भागीदारी दी गई थी। जैसे कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी, उसमें क्या था? उसमें 5 मेंबर थे। इसमें 3 भारतीयों को अतिरिक्त सदस्य के रूप में जोड़ा गया था। जैसे कि इसमें क्या दे रखा है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीयों को ब्रिटिश शासन में थोड़ा और प्रतिनिधित्व देना था, क्योंकि 1861 में वास्तविक शक्ति बिल्कुल नहीं दी गई थी, केवल नाम मात्र उनको मतलब ऐड कर लिया गया था। तो इसी का सुधार किया गया था। उसके बाद क्या हुआ था कि इसमें परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी गई थी, और पहली बार चुनाव शब्द का आधिकारिक रूप से उपयोग हुआ था। कुछ क्योंकि और सदस्यों को बजट पर चर्चा करने का भी एक अधिकार दिया गया था। वे सवाल पूछ सकते थे, प्रस्ताव भी पेश कर सकते थे इस अधिनियम के बाद। लेकिन बजट पर वोटिंग का अधिकार उन्हें नहीं दिया गया था उस टाइम पर। केवल सवाल पूछने का अधिकार था। सदस्य सरकार से सवाल पूछ सकते थे, जैसे आज लोकसभा में होता है। ये एक बहुत बड़ा कदम था उस टाइम पर देखा जाए तो। अब नेक्स्ट आता है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को और किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। इसमें क्या हुआ था कि 1909 के सुधारों ने भारतीय जो प्रतिनिधित्व थे उनको बढ़ाया, और खासकर मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट करा था। इनके लिए एसई की सेपरेट इलेक्टोरेट्स की व्यवस्था लाए थे, अरेंजमेंट का अरेंजमेंट किया था। अब 17वां एमसीक्यू, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था? आखिर होता क्या है कि 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था, उसी को क्या कहा जाता है?
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो इसका आंसर क्या हो जाता है 1919। अब 18वां आता है 1919 के अधिनियम में किस प्रणाली की शुरुआत हुई थी। अब 1919 के अधिनियम में किस प्रणाली की शुरुआत मिली। इसका सही आंसर हो जाएगा डायरकी, क्योंकि इसमें क्या था, डायरकी में जो प्रांतीय विषय थे वो दो हिस्सों में बांट दिया गया था। कुछ प्रांतीय मंत्रियों द्वारा संभाले गए और कुछ रिजर्व थे जो गवर्नर ब्रिटिश अधिकारियों के पास रहते थे। इसको डायरकी को आधा अधूरा स्वशासन भी कहा जाता है। अब आता है भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी। जैसे कि इसमें क्या हुआ था, एक तरीके से देखा जाए तो जो आज का हमारा संविधान है उसका लगभग 70 से 75% जो पार्ट है, हिस्सा इसी अधिनियम से लिया गया है। तो सबसे पहला तो ये हो जाएगा। और इसमें क्या हुआ था कि एक 1937 में 1937 में संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की भी स्थापना हुई थी। तो ये संघीय शासन भी हो जाएगा। अब प्रांतों को, इसमें क्या होता है, प्रांतों को भी स्वशासन का वो बना दिया गया था अंग, जिसकी वजह से ये तीनों ही सही हो जाएंगे। अब 20वां सवाल आता है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत डायरकी कहाँ लागू हुई थी। केवल केंद्र में, केवल प्रांतों में, दोनों में और कहीं नहीं। इसका आंसर सही हो जाए केवल प्रांतों में। वो कहाँ हुई थी, केवल प्रांतों में। तो आज के लिए गुड बाय। लाइक करें और सब्सक्राइब करें।